वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 4 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नव वर्ष का प्रथम दिन है आज, तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, 15 प्रश्न हैं इसमें एडेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैविक घटकों के उदाहरण हैं? किसी पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। हर टेस्ट सीरीज में फोकस किया है हमने इन पर। ठीक है, जैविक घटक यानी जिनके अंदर जीवन है, यानी जो सजीव हैं। और अजैविक घटक यानी जो निर्जीव हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं है। तो डिकम्पोजर यानी अपघटक। अपघटक कौन होते हैं? बैक्टीरिया, कवक। ठीक है, तो ये तो जीवित हैं। तो जैविक घटक हो गए। परजीवी भी जैविक घटक है, सहजीवी भी जैविक घटक है। स्थलाकृति जैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक है। स्थलाकृति हो गया, जल हो गया, वर्षा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, मृदा मिट्टी हो गई। तो 1 to 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सभी जो जीव है ना, वो भोजन, ऊर्जा, पानी, ऑक्सीजन, आश्रय और अन्य जरूरतों के लिए अनिवार्य रूप से दूसरे जीवों पर या पर्यावरण पर निर्भर है। जीव और पर्यावरण के बीच संबंध और अंतःक्रिया अत्यधिक जटिल है। इसमें जीवित यानी जैविक और निर्जीव यानी अजैविक दोनों घटक शामिल है। पर्यावरण स्थिर नहीं है। ठीक है, जैविक और अजैविक दोनों कारक प्रवाह में हैं और लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। जैविक घटकों के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें तो हरित पौधे यानी ग्रीन प्लांट, गैर हरित पौधे, डिकम्पोजर यानी अपघटक, परजीवी हो गया, सहजीवी हो गया, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया। अजैविक घटकों के कुछ उदाहरण देखें तो ऊर्जा, विकिरण, तापमान, पानी, स्थलाकृति, गुरुत्वाकर्षण और मृदा आदि। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कौन सा क्रम सही है? सबसे छोटे से सबसे बड़ा पूछा है, ना कि बड़े से सबसे छोटा। कौन सा करेक्ट होगा इसमें? देखिए, सबसे छोटा तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीव ही होता है, तो इन तीनों में जी, बी, सी, डी। जीव जब मिल जाएंगे तो बनेगी जनसंख्या, यानी बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। जनसंख्या मिलकर बनाती है समुदाय, समुदाय से बनेगा पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र से बायोम और बायोम से बनेगा जीव मंडल, सबसे बड़ा और जीव सबसे छोटा। बड़े से छोटा पूछते तो जी ए इसका आंसर हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल क्या है? डी। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक संगठन के स्तरों का विवरण जीव, उसके बाद जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, बायोम और जीव मंडल। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आर्द्र सदाबहार वन के सामने लिखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दलदली वन के सामने, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में, देवदार के जंगल, शिवालिक पहाड़ियों में। शिवालिक पहाड़ियों में है देवदार के जंगल। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आर्द्र सदाबहार वन, ये भी ठीक है। दलदली वन गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में है, अंडमान निकोबार में भी है। तो ठीक हो गया, तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, तो डी है इसका आंसर। देखिए, अंडमान निकोबार आर्द्र सदाबहार वन जो है वो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी विशेषता ऊंचे सीधे सदाबहार वृक्ष हैं। यहाँ पाए जाने वाले अधिक सामान्य वृक्ष कौन कौन से हैं? कटहल, सुपारी, पाम, जामुन, आम और होलाक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में समुद्र तटीय और दलदली वन पाए जाते हैं। उनकी जड़ें नरम ऊतकों से बनी होती हैं ताकि पौधा जल में सांस ले सके। तो पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हो गया। तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ियों में, पश्चिमी और मध्य हिमालय में, खासी, नागा और मणिपुर पहाड़ियों की खड़ी शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से चीड़, ओक, रोडोडेंड्रॉन और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं।
भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है। ये है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय घास भूमि और चारा अनुसंधान संस्थान अंतर विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से चारा उत्पादन और उपयोग के सभी पहलुओं पर अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में सहायक रहा है और ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। 1962 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है? कौन सा इनमें सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र? पर्वत, रेगिस्तान, घास के मैदान या ज्वारंदमुख? यानी माउंटेन, डेजर्ट, ग्रासलैंड और एस्चुरीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ज्वारंदमुख जो होते हैं ना, एस्चुरीज, वो सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी होती है उनकी, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं वो। ज्वारंदमुख यानी एस्चुरी वहाँ स्थित होते हैं जहाँ नदी समुद्र में मिलती है। ज्वारंदमुख जल निकाय हैं जहाँ नदी से ताजे जल का प्रवाह समुद्र से ज्वार लाए गए खारे जल में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फ्लाई ऐश में जहरीली भारी धातुएं शामिल होती हैं। फ्लाई ऐश से फसल की उपज में वृद्धि हो सकती है। फ्लाई ऐश में जहरीली धातुएं शामिल होती हैं, ठीक है पहला स्टेटमेंट। फ्लाई ऐश से फसल की उपज में वृद्धि हो सकती है, कमी हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। दोनों के दोनों सही हैं और सी है इसका आंसर। फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं। इनमें सिलिका, एल्यूमिना, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड तथा सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट और तांबे जैसी जहरीली भारी धातुएं शामिल होती हैं। तो पहला वाला सही हो गया। फ्लाई ऐश का उपयोग बंजर भूमि के पुनर्ग्रहण में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश से फसल की उपज में वृद्धि हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धातु रोग सही नहीं है? मिनेमाटा डिसीज, इटाई इटाई, ब्लैकफुट रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम। मिनेमाटा रोग पारे से होता है। इटाई इटाई कैडमियम, ब्लैकफुट आर्सेनिक, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत पूछा गया एग्जाम्स में। नाइट्रेट होना चाहिए, यहाँ लेड है तो डी गलत है, वही आंसर है। देखिए, पारा मिनीमाटा रोग ठीक है, कैडमियम इटाई इटाई रोग ठीक है, और आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग एनीमिया होता है, लेड से होता है एनीमिया, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में काम करता है? काई, शैवाल, लाइकेन, कवक। काई यानी नीली हरी शैवाल की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ आंसर हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी। अम्ल वर्षा सूचक के रूप में भी काम करते हैं लाइकेन, और वायु प्रदूषण सूचक के रूप में भी। जैव संकेतक किसी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। जो लाइकेन के प्लांट हैं, लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, अतः वे वायु प्रदूषण का अच्छा जैव संकेतक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रयोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा था? ये था रबर का वृक्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड वृक्ष के साथ पहला प्रयोग केरल में रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित रबर के वृक्ष पर किया गया था। जीएम रबर यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सूखा प्रतिरोध और पर्यावरणीय तनाव सहनशीलता में वृद्धि के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित है, और इससे उन गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रबर स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी जहां स्थितियां अनुकूल नहीं है रबर उगाने के लिए। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं?
ये पूछ लेता है एग्जाम्स में। तो इन सीटू यानी पौधों और जानवरों का जो संरक्षण है उनको उनके प्राकृतिक आवास में दिया जाता है। और इसके विपरीत होता है एक्स सीटू यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो उसकी डेफिनेशन है पौधों और जानवरों को जो संरक्षण दिया जाता है उनके प्राकृतिक आवास के बाहर दिया जाता है। ठीक है, वैसी ही परिस्थितियां बनाकर। तो नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। अभ्यारण्य भी इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। अभ्यारण्य यानी सेंचुरीज, और ये हो गया इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व, ये हो गया नेशनल पार्क। जो बोटेनिकल गार्डन है वो मानव निर्मित होते हैं। आप गए भी हों अगर किसी बोटेनिकल गार्डन में, तो ये हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत। तो 4, 2 और 1 वाला ऑप्शन किस में है? 1, 2 और 4 वाला ऑप्शन किस में है भाई? यहाँ 2 होना चाहिए, सी है इसका आंसर। ठीक है, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 1 to 4 यहाँ पर रखना है, क्योंकि जहाँ जहाँ 3 है वो तो होगा नहीं। चलिए, तो 2 हैं ये, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी स्वस्थानीय संरक्षण, वास्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन जीवों एवं पौधों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और संरक्षित वन। ठीक है, यानी नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और रिजर्व फॉरेस्ट। बाह्य स्थानीय की बात करें, एक्स सीटू कंजर्वेशन, जैव विविधता को उन क्षेत्रों के बाहर संरक्षित करना जहां वे स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ प्राणी उद्यान अथवा वनस्पतिक उद्यान की तरह जीवों को पाला जाता है या पौधों की खेती की जाती है। उदाहरण के लिए गंगा के घड़ियाल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों में फिर से लाया गया है जहां यह विलुप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक है? यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्युमिनियम तो विद्युत का सुचालक है, लोहा भी विद्युत का सुचालक है, तांबा कॉपर भी अच्छा खासा विद्युत का सुचालक है, टंगस्टन ही हो जाएगा यहाँ पर फिर। देखिए, जो पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, लोहा, तांबा। वे सामग्रियां जो ऊष्मा को अपने अंदर से आसानी से गुजरने नहीं देती ऊष्मा की कुचालक होती हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक और लकड़ी। खराब कंडक्टरों को इंसुलेटर के रूप में जाना जाता है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, हालांकि कुछ धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। उदाहरण के लिए टंगस्टन एक धातु है जो विद्युत की कुचालक है। टंगस्टन का उपयोग इसके उच्च गलनांक और कम वाष्प दबाव के कारण विद्युत संपर्कों, फिलामेंट्स और आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दही बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शामिल है, जीवाणु ही बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है जो दही को खट्टा स्वाद देता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13 पर। पशुपालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भेड़ पालना, मुर्गी पालना, भैंस पालना, मत्स्य पालना। देखिए, मुर्गी पालन भी है इसमें, मुर्गियों को पालना पशुपालन ही तो है। भैंस पालन, भेड़ पालन भी और मत्स्य पालन भी, सारे के सारे हो गए 1 2 3 4 डी। पशुपालन में गाय, भैंस, सुअर, घोड़े, भेड़, ऊंट आदि जैसे पशुधन की देखभाल और प्रजनन शामिल है जो मनुष्यों के लिए उपयोगी है। विस्तारित रूप से इसमें मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। बायोगैस उत्पन्न करने के लिए कुछ जीवाणु किस माध्यम पर विकसित होते हैं? काइटिन, सेलुलोज, लिग्निन, पनीर यानी चीज।
बायोगैस उत्पन्न करने के लिए कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं सेलुलोज पर। पी है इसका आंसर। देखिए कुछ बैक्टीरिया जो बायोगैस का उत्पादन करते हैं जैसे कि मीथेनोजेन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्पादन करने के लिए सेलुलोसिक सामग्री पर आवासीय रूप से वृद्धि करते हैं। बायोगैस पैदा करने वाले जीवाणुओं को सामूहिक रूप से मीथेनोजेंस के रूप में जाना जाता है और ऐसा ही एक सामान्य जीवाणु मीथेनोबैक्टीरियम है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ पर राइबोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को कोशिका के प्रोटीन कारखाने कहलाते हैं। लाइसोसोम कोशिका के प्रोटीन कारखाने कहलाते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, गलत है। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के कोशिका के प्रोटीन कारखाने कहलाते हैं। दोनों के दोनों गलत हैं, उल्टा पुल्टा लिखा है। ठीक है, तो राइबोसोम वाला दूसरा है और लाइसोसोम वाला पहला स्टेटमेंट है। अच्छा, इनकरेक्ट यहाँ पर पूछ रहा है, तो दोनों के दोनों गलत हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए राइबोसोम बेदानेदार संरचनाएं हैं जो कोशिका के प्रोटीन कारखाने कहलाते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है जहां राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का ट्रांसलेशन होता है। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है। राइबोसोम सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। वे साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से निलंबित पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े होते हैं। अब आ जाइए लाइसोसोम की। लाइसोसोम जो है वो गोलाकार पीले रंग के पिंड होते हैं जो कोशिका में प्रवेश करने वाले रोगजनकों को नष्ट करके कोशिका सुरक्षा में मदद करते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन है? लाइसोसोम। और कोशिका के प्रोटीन कारखाने कौन है? राइबोसोम। 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।